अब निजेश जी, सर आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमें ये बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए कि यदि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समुदाय विशेष या किसी भी वर्ग को अगर अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, जैसा कि बंगाल चुनाव में हमने देखा खूब हिंदू मुसलमान हुआ, या हम अगर बिहार में देखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा, अरे मनोजीत जी की आवाज जरा बंद कर दीजिए प्लीज। अब निजेश जी, वहां हम अलग अलग जाति विशेष का बाहुल्य और प्रभाव देखते हैं जबरदस्त। तो बंगाल चुनाव में आपको लगता है कि क्या हिंदू मुसलमान चलेगा? क्या प्रधानमंत्री का बांग्लादेश में जाकर मतुआ समुदाय के मंदिर में चला जाना असर डालेगा? और यह होता है क्या राजनीति में आमतौर पर, या सब कुछ गौड़ हो जाता है स्थानीय मुद्दों के आगे विधानसभा चुनाव में? सही जी, एक उदाहरण तो मैंने आपको कर्नाटक इलेक्शन से ठीक पहले लिंगायत के बारे में दिया ही था, बिल्कुल निकट अतीत का उदाहरण है। और जहां तक अगर 50 सालों में मतुआ समुदाय के साथ वाम शासन ने और टीएमसी ने 10 साल में कुछ किया होता तो आज उनको डर क्यों लग रहा होता? आज डरने की कोई जरूरत नहीं थी कि मतुआ समुदाय के लिए उन्होंने किया। आज अगर मतुआ समुदाय सबसे पिछड़ा हुआ बंगाल में है और नागरिकता के बिना है वहां पर, तो डर लगना ही चाहिए। और ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, क्योंकि अगर आप जीत करके सरकार बना करके काम नहीं करेंगे, झूठे वादे करेंगे, तो ये डर अच्छा है। अब गए हो कभी किस तरह का डेवलपमेंटल हुआ? अब गए हो कभी? आप काहे को डर रहे हो भाई? डर क्यों रहे हो फिर तुम? कोई नहीं डर रहा है, ये नीति की, नियत की। अरे डर के मारे राज ईवीएम, अरे डर के मारे राज ईवीएम छेड़ा वहां पर, डर के मारे राज ईवीएम छेड़ा। आप मिसयूज नहीं कर सकते हो। आपके पास कुछ नीति ऐसा है मनोजीत मंडल, मनोजीत भाई, मनोजीत दा, अगर जिसने काम किया होता वो नहीं डरता। मेरा सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा मनोजीत जी और अभिजीत जी, एक सेकंड मनोजीत जी, मंडल साहब एक सेकंड, अग्निजीत जी एक सेकंड सर एक सेकंड समुदाय के सामने कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड सर रुकिए। 50 साल तक मंडल जी ये क्या बात होती है? मंडल जी ये क्या बात होती है कि आप कभी गए हैं वहां पर? सर आप विद्वान होंगे, दूसरे के विद्वता और दूसरे के ज्ञान पे सवाल खड़े मत कीजिए प्लीज। झूठे आरोप नहीं प्लीज, आप मुद्दों पे बात कीजिए, जो भी करिए, निजी कमेंट यहाँ पर नहीं होंगे, वरना आप प्लीज बताइएगा यहाँ पर। झूठे आरोप, सुप्रिया जी आखिरी सवाल आपसे। सुप्रिया जी, इस फर्स्ट फेज के डिबेट चला रहे हो भाई? अरे ये क्या बात हुई कि आप वहां गए थे कि नहीं? गए हो या नहीं गए हो? झूठे आरोप लगा, हम नहीं बोलेंगे। आप आरोप पे बात कीजिए, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप वहां गए या नहीं गए, प्लीज। हाँ बिल्कुल, झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? हाँ तो आरोप पे बात कीजिए ना। आप बताइए कि यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, आप बोलिए कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप वहां गए या नहीं, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने रिसर्च किया या नहीं किया है, बिल्कुल नहीं कहेंगे आप। सुप्रिया जी फर्स्ट फेज के बाद सुप्रिया जी आप अपने आप को कांग्रेस को कहां देखती हैं? हम बहुत अच्छी पोजीशन में। मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हमारी 90 से ऊपर सीटें हैं गठबंधन में, वो लास्ट 3 फेजेस में है। 27, 28, 29 के आसपास जो फेजेस है उसमें है अप्रैल में। तो हम बहुत आश्वस्त हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। भाजपा ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है ध्रुवीकरण करने का। और ममता दीदी अगर आज आक्षेप लगा रही हैं, अगर उन्होंने वाकई में परिवर्तन, वाकई में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लिया होता तो इस तरह की बातें ना होती। दोनों पार्टियों को समझना पड़ेगा कि ये मताधिकार है, लोगों की रिस्पेक्ट करिए। लोगों की रिस्पेक्ट करने का मतलब है समझिए उनके मुद्दों को। कोई कार पे पत्थर पड़ जाता है उसकी बात करता है, कोई रक्तरंजित राजनीति की बात कर रहा है। आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, हम इस तरह की बातें करेंगे बंगाल के चुनाव में?